हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। आज हमारे साथ हैं इस शहर की जानी मानी हस्ती और बहुत ही मशहूर व मारूफ तंज़ो मज़ा के शायर चांद फटाफट साहब। चांद साहब, आज हम चाय की चर्चा पे आपका इस्तकबाल करते हैं। आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे स्टूडियो पर पहुंचे। आपका हमारी चाय की चर्चा पर टी टॉक विद जमाल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आइए चांद साहब, आप सबसे पहले तो दो लफ्ज हमारे चैनल के बारे में कहें, हमारी शुरुआत के बारे में, और जरा अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा कि आप अपने चैनल पर मुझे कुछ कहने और कुछ बताने के लिए मदऊ किया। मैं लाख बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस तरह से आपने चैनल बना करके जो ये काम शुरू किया, एक बहुत अच्छा चैनल है। इसमें कुछ अनजान चेहरे जो इस वक्त गुम हैं और उनको कोई जानता नहीं है, आपके चैनल के जरिए से उन लोगों को कुछ ना कुछ मकबूलियत और कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा पहुंचेगा और उन लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, यकीनन नाज़रीन, हमारा यही मकसद है कि शहर में बहुत सारी ऐसी नामालूमियत शख्सियत हैं जिनके बारे में लोग को पता नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े 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 कारनामे अंजाम दे रखे, चाहे सियासी हो, सामाजिक हो, या किसी भी शोबे में हो। जैसे चांद फटाफट है, एक बहुत मुफलिसी के दौर में इनकी जिंदगी का गुजर बसर हुआ। एक गरीब वालिद के साहबजादे, इनकी पांच पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और दो बेटियां हैं। चार बेटियों से ये शादी से फरागत पा चुके हैं। इन दो बेटी और दो बेटियों की शादी ये कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इससे बहुत कम उम्र में और बहुत सही टाइम में अपने बच्चों की, और अब इनकी बच्चों की तालीमी मेयार के बारे में भी मैं बता दूं कि इन्होंने अपने बच्चों को बहुत उम्दा तालीम दी है। और जैसा कि जहां तक मैं जानता हूं, तो बहुत ज्यादा माली हालत अच्छी नहीं है चांद भाई की, लेकिन उसके बावजूद जैसा इन्होंने बताया कि बेटियों को और बेटों को कितनी अच्छी तरबियत दी है, तो उसके बारे में जरा चांद भाई आप बताएं कि आपको तालीम देने में, बच्चों की परवरिश करने में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और आज वो बच्चे किस मुकाम पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे सभी बच्चे तालीम याफ्ता हैं। और मैंने उस बात पे अमल किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे आपको चीन जाना पड़े। और जैसा कि मैं जानता हूं कि दुनिया की किसी भी तरक्की का रास्ता तालीम के दरवाजे से होकर के गुजरता है, बेशक बेशक। और बिना तालीम के कोई भी आदमी किसी तरह की तरक्की नहीं कर सकता। अगर एक तालीम याफ्ता आदमी कोई बिजनेस भी करता है नौकरी ना करके, तो वो अपनी बिजनेस भी बहुत ही सलीके के साथ में करेगा। मैंने उसी बात पे अमल किया और अपने बच्चों को तालीम दिलाई। और मैंने तालीम के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा शुरुआत में होटल का कारोबार था। आज माशाल्लाह मेरा एक बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसने जामिया मिलिया इस्लामिया से बी.लिब और एम.लिब किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत और मुबारकबाद। मेरा एक बेटा मोहम्मद यासिर, उसने बी ऑनर्स किया है। मेरी एक बेटी बीएससी बीएड और सीटेट का एग्जाम पास कर चुकी है। माशाअल्लाह। मेरी एक बेटी इस वक्त डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री मुरादाबाद सीएल गुप्ता में जेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक सेमेस्टर पूरा हो चुका है, दूसरे सेमेस्टर की उसकी तैयारी चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो वो कामयाब होकर के एक दिन यहाँ नेटवर्क के अंदर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो। देखिए नाज़रीन, आपने जिस चांद भाई की ज़बानी सुना, चूंकि चांद भाई और हम लगभग हम उम्र कहे जा सकते हैं। हो सकता है एक दो साल चांद भाई हमसे बड़े रहे हों, लेकिन आपको मैंने महसूस किया है, आपको बहुत सारे काम आपको चेंज करने पड़े वक्त के हिसाब से। जो जो वक्त का तगाजा चलता रहा, उसमें आप मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे जिंदगी से। लेकिन बेइंतहा खुशी ये बात की जान करके हो रही है कि आपने सारे ही बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाई है शायद। इसके बाद दूसरी खसूसियात चांद भाई आपके अंदर आई कि जहां आपने मेहनत मशक्कत की, अपने बच्चों की परवरिश करी,
तो आप अचानक से आप एकदम एक शायर के रूप में, तंज़ शायरी के रूप में आपका जन्म होता है, इजाद। तो ये अचानक आप ऐसे करते करते अपने बच्चों की परवरिश करते करते इधर को कैसे आपका रुझान हुआ शायरी की तरफ? दरअसल मेरे एक दोस्त थे शम्स नहटौरी, जी। जो बहुत पहले से शायरी करते हैं। उनका उठना बैठना मेरे यहाँ पर था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने मैं शुरू से ही शायर नवाज था, अदब नवाज था, शायरी को पसंद करता था, कलाम को पसंद करता था। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। शम्स नहटौरी ने मेरी लियाकत देखी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। शुरुआत में मैंने संजीदा शायरी की, उसके बाद में फिर मैंने मिज़ाह की शायरी शुरू की। मुझे मशवरा दिया गया कि मिज़ाह की शायरी करें आप। संजीदा शायरी और मिज़ाह की शायरी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। किसी भी पहलू में मिज़ाह पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता है। जितने भी संजीदा शायर हैं, उन सब लोगों का भी यही कहना है कि संजीदा शायरी से मिज़ाह की शायरी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मैं क्रिएटिव था और मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, तो वो इसी तरह की हुआ करती थी। जैसे बचपन में मैंने एक अखबार निकाला था और वो झूठिस्तान के नाम से अखबार शुरू हुआ था। झूठिस्तान। जी, झूठिस्तान। तो उसमें हम लोग इस तरह की खबरें दिया वो भी करते थे। तंज़ो मज़ाह को लेकर? वो भी तंज़ो-मिज़ाह को लेकर का था, जिसको लोग पढ़ करके हँसते थे। असलम सिद्दीकी पत्रकार मेरे बहुत करीबी दोस्त और मेरे क्लास फेलो थे। उन्होंने और हमने मिल कर के ये काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन सहाफ़ी बन गए और मैं शायर बन गया। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि आज मैं जिस मुक़ाम पे भी हूँ, खुश हूँ। और मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैंने सन 2010 से जब शायरी शुरू की, तब से लेके अब तक मैंने कम से कम 250 मुशायरे पढ़ दिए हैं। मैंने माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के कोने-कोने में जाकर के शायरी पढ़ी है। मेरा प्रोग्राम ईटीवी उर्दू जब न्यूज़ 18 के नाम से मशहूर हुआ, उसपे मेरा प्रोग्राम 4-5 प्रोग्राम आए। आज भी हर महीने के आखिरी शनिचर को 10:30 बजे रात में मेरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, आते रहता है मेरा प्रोग्राम। और इसके अलावा मैंने हिंदुस्तान के कई जगह जाकर के मुशायरे पढ़े हैं। अब बस एक ही तमन्ना है कि बैरूनी सफ़र और हो जाए मुशायरे के। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी से मुराद को पूरी करे। तंज़ो मज़ाह के शायरों में हमारे यहाँ एक शायर हुए हैं, बहुत बहुत बड़े शायर हुए हैं गुज़रे में, अब्दुल वहाब नाज़। वहाब नाज़ ने भी जिस अंदाज में शायरी शुरू की, शुरू में लोगों ने उनको अहमियत नहीं दी, लेकिन उनका जो आखिर था, जो उन्होंने लाइन पकड़ी थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत थी, लोगों को दिलों को छूने वाली थी, आम आदमी की पहुंच की थी और आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से उन्होंने शायरी की। हम अब्दुल वहाब नाज को दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छी नेटवर्क को एक अच्छा शायर दिया, लेकिन ये जरूर महसूस करते हैं कि अब्दुल वहाब नाज के जाने के बाद तंजो मज़ा में जान भाई आपने नया मुकाम हासिल किया है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब्दुल वहाब नाज की कमी को पूरा किया है। क्या आप ये बेहतर समझ? अब्दुल वहाब नाज़ वैसे ही शायर नहीं थे। अब्दुल वहाब नाज़ एक मायना शायर थे और उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि उनके जो रदीफ़ और काफ़िये थे वो बिल्कुल अटपटे और चटपटे हुआ करते थे। बामकसद। और उन अटपटे और चटपटे रदीफ़ और काफ़ियों से उन्होंने एक मकबूलियत हासिल की। लेकिन उस अटपटे और चटपटे काफ़ियों में भी उनका जो पैगाम था, वो दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने उस अटपटे-चटपटे काफ़ी और रदीफ़ में ऐसी शायरी करी है कि मेरे ख़्याल में आज तक की कोई शायर नहीं कर पाया। मुझे उनका एक शेर बहुत पसंद है, मैं आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि ज़िंदों की भूख प्यास का एहसास तक नहीं, जिंदों की मुर्दों की भूख प्यास खिदमतों का। में सर से घुसा पड़ा। तो इसमें एक ऐसा मैसेज है कि समझने वाले इसको समझ करके काफ़ी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से उनके अशार हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। हालाँकि वो एक इस दौर में इंतकाल फरमाए कि जब ये मीडिया और ये सोशल मीडिया नहीं थी। अगर सोशल मीडिया या ये मीडिया होती, तो आज वो दुनिया के हर कोने में उनकी शायरी पहुँच गई होती। लेकिन ये उनकी बदनसीबी थी कि उनको वक़्त से पहले अल्लाह ने बुला लिया
और उनको जाना पड़ा। कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ नया आपने अगर लिखा है तो? मैं दरअसल जिला बिजनौर से हूँ, और जिला बिजनौर की जो जुबान है, अब ये जो करीब 1 साल से मेरे दिमाग में बात बैठी कि मैं जिला बिजनौर की जुबान में कुछ कहने की कोशिश करूं, तो इसमें मैं बहुत हद तक की कामयाब हुआ। मेरी एक वीडियो तकरीबन 6.5 लाख व्यूज आए हैं उस पे, और वो बिजनौरी जुबान में है। उसका एक कता मैं शायद आपके नजर कर रहा हूँ। अर्ज क्या है कि ये बिजनौरी लौंडे सुधरने के ना है, बिजनौरी लौंडे ये बिजनौरी लौंडे सुधरने के सुधरने के ना है, किसी मौलवी की भी सुनने के ना है। मजा जिनको आवे उड़द चावलों में, वो बिरयानी तू सटकने के ना है। और न पड़ने की इनके कलेजे में ठंडक, ये डीजे पे जब लोग भुदकने के ना है। तो इस तरह की शायरी। और एक ये था कि अबे नाच पीटे यो क्या कर रिया है, अबे नाच पीटे अबे नाच पीटे यो क्या कर रिया है, मेरा हो के मुझसे दगा कर रिया है। तो इस तरह की शायरी। और एक और कता था मेरा कि न अब्बा के धोरे न अम्मी के धोरे, वाह 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 न वाह अब्बा के धोरे हाँ, न अम्मी के धोरे, ये दिल मेरा लगता है बीवी के धोरे। हाँ, हाँ, मैं रहता हूँ जोरू के पहलू में यूं भी, हाँ, कि कूड़ा रहता तो सजता है कूड़ी के धोरे। वाह 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 वाह, बहुत खूब है। दोबारा बहरहाल बताइए इसको। हाँ, इस ना तरह अब्बा के धोरे न ना अब्बा अम्मा के के धोरे धोरे। हाँ न अम्मी के धोरे, हाँ ये दिल मेरा लगता है बीवी के धोरे। हाँ, मैं रहता हूँ जोरू के पहलू में यूं भी, हाँ। कि कूड़ा तो सजता है कूड़ी के धोरे। बहुत बहरहाल बढ़िया। इस तरह की शायरी बहुत पसंद करी जा रही है। हाँ, और ये असल में क्लू मुझे मिला था, पूरब साइड के कुछ लोग हैं जो वहाँ की जुबान में शायरी कर रहे हैं, और उन लोगों को वहाँ उससे काफी फायदा हो रहा है और बहुत पसंद करी जा रही है। ये जैसे जमीनी मतलब उस जिले की, हाँ, अपने जिले की उनके जो जमीनी हाँ जमीनी मादरी जबान हाँ जो है। हाँ जो उनका इलाकाई जुबान है, हम्म, जैसे आवत है जावत है। तो इस तरह की शायरी उन लोगों की उन्होंने की, और उन लोगों को बहुत पसंद किया। तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपने जिला बिजनौर की जुबान को आम तौर पर बोलने की और बहुत शायरी में बहुत पेश बहुत करने की बहुत कोशिश। मुबारकबाद आपको। इसके अलावा कुछ और कुछ नजा अभी आप तो फरमा रहे थे हमारी गुफ्तगू से पहले, जब गुफ्तगू हमने स्टार्ट की, तो कब आज ने नया लिखा है आपने, वो बता रहे थे आप उसके बारे में जरा जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं मेरी शायरी की उम्र जो है तकरीबन 10 या 12 साल है। हाँ हालांकि मेरी अपनी उम्र 61 साल की हो गई है, जी जी जी। लेकिन ये 10 साल के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है निचोड़ करके रख दिया है, पूरी कोशिश करी है। एक कता है मेरा, और उस कते को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिलावर फिगार साहब, नश्तर अमरोहवी साहब, या पॉपुलर मेरठी साहब इस कते को कहते तो उनकी एक ऐसी लेवल बन जाता कि वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये चांद फटाफट ने कहा है, और अभी चांद फटाफट जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जिस मुकाम पे पॉपुलर मेलोडी दिलावर फिगार साहब पहुंचे। तो मैंने यहाँ पर सूजी लफ्ज का 3 बार इस्तेमाल किया है, और तीनों बार सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने। देखिएगा आप, लॉकडाउन और शब बारात का त्योहार, ये आप जहन में रखें। मैंने उसी को नजर में रख करके इस कत्ते को कहने की कोशिश की है। शब बारात का मौका था, बीवी बोली कि हलवा बनाना है। मैंने उनसे बारहा कहा कि भाई बाहर पुलिस निकलने नहीं दे रही है, पुलिस का पहरा है, मुझे मत भेजो आप, लेकिन वो नहीं मानी। तो यहाँ पर मैंने कता कहा है, और कते में एक बात का खास ध्यान रखें कि लॉकडाउन और शब बारात का त्योहार, और सूजी लफ्ज को मैंने 3 बार इस्तेमाल किया, और तीनों बार सूजी के बिल्कुल अलग मायने हो। अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो आप तमाम ये हजरात की दुआएं चाहूंगा। और यूं क्या है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी, एक बार सूजी आ गया। हाँ मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी, उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी।
हाँ, उधर बच्चे भी रूठे उधर थे। बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, पुलिस की मार से हम तो मेरी तशरीफ सूझी थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। पुलिस की मार से अब तो मेरी तशरीफ सूझी थी। वो हलवा बहुत महंगा पड़ गया, आप क्या कह रहे। बस ये जो आपने कहा है, दरअसल बात ये है कि शायर जो है इशारे किनायों में बात करता है। शायर जो कुछ भी बुराई, जो कुछ भी अच्छाई है, वो अपने ऊपर ले लेता है, किसी को निशाना नहीं बनाता। इशारे किनायों में बात होती है। इसमें शायर जो है सारे समाज की अक्कासी करता अब है। तक की आपकी सबसे अच्छी वो कौन सी है गजल जो नज्म आपने पढ़ी हो और जो बहुत ज्यादा आपको दादो तहसीन मिली हो, वो कौन सी गजल है, जरा आप बताएं। यूं तो बहुत सारी हैं। लेकिन उनमें कोई खास हाँ, ऐसी लेकिन हो जिसपे इसमें आपको भी नाज हुआ हो कि हाँ मैंने ये क्या लिख दिया, कब लिख दिया, क्यों लिख दिया, कैसे लिखा गया। ज्यादातर तो मैंने कोशिश यही की है कि ये जो ज्यादातर मियाँ और बीवी पे शायरी होती है, तो उसमें कुछ ज्यादा ही मतलब शायर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि मैं इससे हट करके शायरी करूं। तो अब इसमें जैसे एक शायरी है, तो उसको कहते हैं हजल। तो एक गजल होती है, एक हजल होती है। ये हजल क्या है। हजल होती है जिससे आदमी सुन के हंसे, अच्छा। तो ये हजल होती है। अब इसमें यहाँ पर एक और चीज आ गई है, ये जो जमाना है इसके पास वक्त नहीं रहा। तो हजल में कम से कम 5, 7 या 9 अशार होते हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है, तो अब 4-4 मिसरों पे बात बनती है। हालांकि मैं जब शायरी करता हूँ तो उसमें कोशिश ये करता हूँ कि पूरी हजल हो जाए। मैं छोड़ता नहीं हूँ उसका पीछा बहुत दिनों तक। यहाँ से एक हजल समाप्त फरमाएं आप। अर्ज क्या कि नेतागिरी का रोब दिखाने में पिट गया। नेतागिरी का रोब दिखाने में पिट गया, वो बच गया, मैं उसको बचाने में पिट गया। वो बच गया, वो बच गया, मैं उसको बचाने में पिट गया। मैंने वलीमा चोरी से खा तो लिया मगर मैंने वलीमा चोरी से खा तो लिया मगर दिन को बचा तो रात के खाने में पिट गया। और देखिएगा यहां से कि शौहर की मौत, शौहर के हाथ से मैं पड़ोसन की मौत पर। ये बहुत बारीक शेर है और इसे समझने के लिए थोड़ा सा जहन आपको तेज रखना पड़ेगा। कि शौहर के हाथ से मैं पड़ोसन की मौत पर हद से ज्यादा आंसू बहाने में पिट गया। बीवी मेरी मरी भाई तू क्यों रो रहा है। शौहर के हाथ से मैं पड़ोसन की मौत पर हद से ज्यादा आंसू बहाने में पिट गया। और देखिएगा कि चूना लगाया लाखों का, चूना लगाया लाखों, उसमें तो बच गया। चूना लगाया लाखों का, उसमें तो बच गया, मैं 100 का नकली नोट चलाने में पिट गया। वाह वाह वाह। और हाजत रफा के वास्ते एक अस्पताल में, हाजत रफा के वास्ते एक अस्पताल में जाकर के बाथरूम जनाने में पिट गया। और एक चोर अंधेरे में अचानक पकड़ लिया। एक चोर अंधेरे में, एक चोर अंधेरे में अचानक पकड़ लिया, मैं चोर चोर शोर मचाने में पिट गया। वो भाग गया, चोर भाग गया, चोर भाग गया और मैं पकड़ गया, आपका काम हो गया। तो बहरहाल ये हजल है। इससे पहले मैंने कथा सुनाया था। तो ये थे नाज़रीन हमारे बीच में चांद फटाफट। चांद भाई आपने ये, खैर चांद तो था ही, लेकिन फटाफट आप कैसे हुए। फटाफट का खिताब आपको किसने दिया। इसमें असल में कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है। मैं फटाफट नहीं हूँ, मैं हूँ फटाफट। फटाफट तो होता है जल्दी जल्दी, फटाफट ये काम कर दो या फटाफट वो काम ले, वो फटाफट। तो इसमें मैं अपनी शायरी भी फटाफट ही करता हूँ। मुझे समझने के लिए बहुत जहन नशीनी करनी पड़ती है। तो इसमें मैं तो सुना के चला जाता हूँ, तेरी समझ में आया ना आया, मैं तो फटाफट सुनाया चला गया। फटाफट सुनाया। अब इसमें ये होता है कि ये जो तरन्नुम के शायर होते हैं, एक एक मिसरे को कई कई बार पढ़ते हैं, कई कई बार पढ़ते हैं। रामपुर का एक किस्सा है, मैं कहीं मुशायरे में गया था, तो वहां पे एक शायर गजल सरा थे। उन्होंने कहा, गजल पढ़ लेते, उसका पहला मिसरा को उन्होंने कई बार पढ़ा, कहने लगे कि
दिल ये जब इश्क में मुबतला हो गया, दिल ये जब इश्क में मुबतला हो गया, दिल ये जब इश्क में मुबतला हो गया, दिल ये जब। अब जब ये बार बार पढ़ने लगे तो नीचे से आवाज आई, एक था गोद में दूसरा हो गया, एक था गोद में दूसरा हो गया। तो मैं अपनी शायरी को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को दो बार पढ़ता हूँ। बिजी हैं, गमगीन हैं, अपनी अपनी मशगूलियात में इतने मशगूल हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है एंजॉय करने का या एंटरटेनमेंट करने का। तो कहीं ना कहीं आपके जरिए ही उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, वो कुछ हंस लेंगे बीवी बच्चों के साथ बैठ के। तो और कुछ ऐसी चटपटी शायरी हमें सुनाई जाए अन भाई। और एक और जो मैं आज का जो ताज़ा मौजू है साथियों, इस पे रोजाना हमें इस पे बात करनी होगी और माशरे के बीच में एक पैगाम पहुंचाना होगा कि शादियों के अखराजात को किस तरीके से खर्च किया जाए, कम किया जाए, ताकि हमारी गरीब बच्चियों की शादियों में आसानी पैदा हो सके। बहुत उम्दा प्रोग्राम आज नेटवर्क संगम मैरिज में हुआ, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, सिया साहब ने उस प्रोग्राम को कराया और मौजू यही था कि हम गरीब बच्चियों की किस तरीके से मदद करें और शादियों में किस तरीके से खर्चे को कम करें। जितने नाजरीन सुन रहे हैं, आप लोग भी आपस में गुफ्तगू करिए, जितना भी हो सके शादी के खर्चे को कम से कम कीजिए। शादी की में बहुत सारी वैरायटीज बना दी जाती हैं, लोग खा भी नहीं पाते, लोग सारी डिशेज छू भी नहीं पाते, लेकिन हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए 56 भोग देने की कोशिश करते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे कहीं ना कहीं मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे अजीज व कारिब में जरूर कोई ना कोई बहन बेटी ऐसी बैठी होगी जिसकी शादी पैसे के वजह से नहीं हुई होगी, जिसकी शादी गुर्बत की वजह से नहीं होगी। तो हम ऐसे तमाम उन हजरात से जो पैसे वाले हैं, जो अहले माल हैं, जो जिंदगी के को अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, दौलतों से नवाजा है, अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार ये गुजारिश करते रहेंगे कि याद रखिए, ध्यान रखिए आपने पड़ोस में होने वाली गरीब बच्चों की बेटियों को और मरीज जो लोग बीमार हैं, बीमारी का आलम का शिकार है, उनकी मदद नहीं हो पा रही है, उनको याद रखिए। और ये इस अपने अखराजात को अपनी कमाई में से जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, जाओ और मेरे बंदों की खिदमत करो, तो उसके काम को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। चांद भाई, तो आप आइए अपनी बात को जारी रखिए। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि मैं बिजनौरी जुबान को नजर में रख करके अपनी शायरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसी को नजर में रखिए और यहाँ से समाप्त फरमाइए कि यारो। तो चांद भाई इरशाद। जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बिजनौरी जुबान को नजर में रखकर कुछ कहने की कोशिश करी है, तो मैंने यहाँ से यूं कहा है कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, ना हूं बुला लो पुलिस को, कि जब तक लिफाफा दिलाने के ना हो। तो बहरहाल इस तरह की शायरी और एक इसमें मैंने और कता कहा है, हालांकि ये भी पूरी गजल है, लेकिन इसमें मैंने इसको शुरुआत के जो 4 मिसरे हैं उसको मान दिया, उसी के मेरे अंदर मेरी बात पूरी हो जाती है। और यूं क्या है कि यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट ना पा लियो। हाँ। जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। तो हम आज नाजरीन हमारी चाय की चर्चा पे ये थे चांद फटाफट। दोबारा हम इनको बुलाते रहेंगे वक्तन फवक्तन, लोगों को बार बार हमें बुलाना होगा इस सिलसिले को जारी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं चांद भाई, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम डेली रात में अपने महफिल में, अपने स्टूडियो में शहर की किसी न किसी शख्सियात को, जो सामाजिक राजनीतिक शख्सियात होती हैं,
उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, और जो छुपी हुई हमारी उनकी लाइफ है, उसके जो कारनामे हैं, उनको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अपील है कि हमारे इस कदम को आप निरंतर सराहते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, और हमारी हमारी वीडियोस को हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आने वाले मेहमानों का इसी तरीके से पुरजोर इस्तकबाल करते रहें। जैसे कि नाजरीन, हम अपने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से हर आने वाले मेहमान को मेडल पहनाकर उसको सम्मानित करते हैं। तो आइए चांद भाई, आप यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ लाए, आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको हम एक एजाज से नवाजें जो हम मुसलसल अपने मेहमानों के साथ किया करते हैं। नाज़रीन, हमारे बीच हैं चांद फटाफट साहब। चांद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से आगे बढ़ने की में हमें हिम्मत दे, हौसला दे, आमीन और सुम्मा आमीन। आप जैसे लोगों को हम आगे लाते रहें। आमीन सुम्मा खुदा आमीन। अल्लाह हाफिज। ताला आपकी तमाम जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए।